हुआ पता। और अब खबरों की ओर करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की। बड़ी खबर है, कर्ज में डूबी नगर निगम ने 1.5 करोड़ का फिजूल खर्ची टेंडर निकाला है। 1.5 करोड़ से फूल मालाएं नेता पहनेंगे। आयोजनों के नाम पर 1.5 करोड़ के टेंडर निकाले गए हैं। शहर में स्ट्रीट लाइट का बिल जमा करने के पैसे नहीं है और सड़कों की हालत खस्ता हाल है। सीवेज सिस्टम खराब है, ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। फूल माला बुके के लिए नगर निगम के पास 1.5 करोड़ रुपए हैं। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की है। निगम अध्यक्ष ने भी मामले को संज्ञान में लेकर जांच की बात कही है। जनता को मूलभूत सुविधा दे नहीं पा रहे, सड़क टूटी हुई पड़ी है, सीवेज सिस्टम खराब है, पानी की पाइपलाइन टूटी पड़ी है। ऐसी स्थिति के अंदर हम नगर निगम का पैसा बर्बाद करना कहीं से उचित नहीं है। कमिश्नर नगर निगम को चाहिए, जब नगर निगम के अंदर कोई पैसा नहीं है तो 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर निकालना अवैधानिक अनुचित है, क्योंकि ये जनता का पैसा है, जनता के पैसे का दुरुपयोग है और इस दुरुपयोग करने के लिए नगर निगम नहीं है और टैक्स वसूल कर रहे हो तो पहले जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखें और ये तत्काल प्रभाव से इस टेंडर को कैंसिल कर देना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब हम नगर निगम के अंदर पैसे की कोई इनकम नहीं है और हम किसी को हार पहनाएं, माला पहनाएं या उनको बुके दें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और ये जनता का पैसा है और अगर किसी को मान सम्मान या कुछ भी देना है तो वो खुद अपनी जेब से पैसा खर्च करे। नगर निगम का पैसा इसलिए नहीं है कि आप है ना फूल मालाओं में बर्बाद कर दें या खाने पीने पर बर्बाद कर दें। ये बहुत अवैधानिक है, प्लस आर्थिक अनियमितताएं हैं ये नगर निगम की, जो कि क्राइम की कैटेगरी में आती है। ये विषय संज्ञान में लाया गया। मैं अधिकारियों से चर्चा करके पूरे टेंडर की विषय वस्तु, उसकी डिटेल जानकारी लेता हूँ। नगर निगम को इस काम की कितनी आवश्यकता है इसकी भी जांच करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे रायपुर की। गांव में सेवा देने से 200 डॉक्टर्स मुकर गए, न बॉन्ड भरा न ही सेवा दी और अब इनसे वसूली की जाएगी। राज्य सरकार ने इस बात की चेतावनी दी है, वापस आकर सेवा देने के लिए कहा है कि वापस आकर सेवा दे, नहीं तो वसूली होगी। भू राजस्व विभाग के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। और अब जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल के दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम अधिकारियों के साथ आज एक बैठक करने वाले हैं। विकास योजनाओं की सीएम समीक्षा करेंगे। साथ ही सीएम भूपेश बघेल आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करने वाले हैं। साथ ही सीएम भूपेश बघेल आज राजनांदगांव के डोंगर गांव भी जाएंगे, जहां पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम तमाम लोगों से उनकी समस्याएं जानेंगे। लाल बहादुर नगर में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। अर्जुनी गांव में सीएम आम लोगों से मुलाकात भी करेंगे। राजनांदगांव में सामाजिक अधिकार सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल रहने वाले हैं। तो आज राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में सीएम का भेंट मुलाकात कार्यक्रम, जिस दौरान लोगों की समस्याओं से रूबरू होते हैं सीएम भूपेश बघेल। और एक बार फिर शुरू करेंगे राजधानी भोपाल का। बैंक कर्मी के अपहरण का मामला सामने आया था और इस मामले का खुलासा हो चुका है। पीड़ित के मामा का दोस्त ही मास्टरमाइंड निकला। 1 करोड़ की फिरौती के लिए अपहरण किया था। पीड़ित राहुल के पिता ने करोड़ों की एफडी करा रखी थी और उसी पैसे के लालच में इस वारदात को अंजाम दिया गया। राहुल को करोड़ों का वारिस समझकर अपहरण किया। पहचान उजागर होने का डर था, इसलिए हत्या की कोशिश भी की है। राहुल को मरा समझकर जंगल में फेंककर बदमाश भाग गए थे। मेरा पहला जमाया। कौन कौन? हंस और आदित्य। हंस और थोड़ा क्लियर करोगे? हंस और सुपरफिशियली तो और कौन था? हमारे वगैरह में क्लियर हुआ। हंस और नाम बताओ ना भैया थोड़ा सा। कौन? हंस और आदित्य। आदित्य दोनों ले गए थे। कहाँ से ले गए थे? वो केसीसी कौन सी जगह से आपको ले गए थे? रातीगढ़ से ले गए थे। रातीगढ़ कैसा पहुंच गया था ये? तुम रातीगढ़ काय के लिए गए थे? रातीगढ़ काय के लिए गए थे?
केसीसी का सर केसीसी के अमाउंट आना था उसके पास में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, इस मामले पर और ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी मनोज राठौर भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, एक ऐसी वारदात जिसे पूरी साजिश के साथ, पूरे षड्यंत्र के साथ रचा गया और करोड़ों के लालच में जब इस व्यक्ति का अपहरण हुआ और बदमाशों को लगा कि अब करोड़ों रुपए नहीं मिल पाएंगे तो हत्या की भी कोशिश की गई। पूरा मामला विस्तार से समझेंगे। जी बिल्कुल, राहुल एक का जो परिवार है वो करोड़पति परिवार है, संपन्न परिवार से ताल्लुक राहुल रखता है और राहुल खुद एक बैंक अधिकारी है। ऐसे में तमाम जो मामा के दोस्त का जो लड़का है हंसराज, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो लगातार कहीं ना कहीं टच में था। उसे इस बात का पता था कि यदि किसी तरीके की वारदात की जाती है राहुल के साथ तो हो सकता है कि उसके जरिए कमाई की जा सके। यही कारण था कि रेकी की गई, पूरी प्लानिंग की गई हंसराज के द्वारा और पूरी प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया और राहुल का सबसे पहले अपहरण किया गया। उसके बाद उनकी मां को फोन लगा के 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। हालांकि जब हंसराज को लगा कि और उसके दोस्त जो उसके साथ शामिल था, जिन दोनों को गिरफ्तार रातीवड़ पुलिस ने किया, कि कहीं ना कहीं वो इस पूरे मामले में फंस जाएगा और ये जानकारी जो है वो परिवार तक पहुंच जाएगी। यही कारण था कि डर की वजह से उसके साथ मारपीट की और उसे मारने की कोशिश भी की। लेकिन जो राहुल था, घायल होने के बाद मारपीट की वजह से वो बेहोश हो गया और आरोपियों ने समझा कि वो मर गया है और यही कारण था कि उसे रातीबड़ के इलाके में जंगल में फेंक कर जो है आरोपी फरार हो गए। लेकिन जो हंसराज था, जो मामा का दोस्त था, वो कहीं ना कहीं साथ में परिवार के साथ रहा, एफआईआर तक कराने गया पुलिस थाने। तो ऐसे में वो ये कोशिश कर रहा था बताने की कि उसका इस घटना में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और परिवार के साथ वो बना हुआ था। लेकिन जब पूरे मामले में जब राहुल को बरामद किया गया, उसका ट्रीटमेंट किया गया और जब वो होश में आया तो इस पूरी कहानी का पर्दाफाश हुआ कि किस तरीके से राहुल का किडनैप किया गया और इसके पीछे किसका पूरा प्लान है। तो हंसराज जो इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा जो हंसराज का एक दोस्त है, उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। दोनों ने अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया है। करोड़ों की एफडी भी जो है राहुल के नाम पर उसके परिवार ने करके रखी थी। ऐसे में आरोपियों को ये लग रहा था कि बड़ी आसानी से जो है जो फिरौती की राशि है वो उनके परिवार उन तक पहुंचा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस तक ये पूरा मामला गया और उसके बाद लगा कि वो फंस जाएंगे। यही कारण था कि मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो उसमें नाकाम साबित हुए। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश हो चुका है और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। चलिए, आरोपी यानी कि पुलिस गिरफ्त में। मनोज, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते, भोपाल से भी एक बड़ी खबर। सहायक आबकारी अधिकारी आलोक खरे मामले में 2 साल बाद ईडी ने फाइल खोली है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच भी शुरू कर दी है। ईडी ने लोकायुक्त महानिदेशक कैलाश मकवाना को एक पत्र लिखा है। ईडी ने लोकायुक्त से आबकारी अधिकारी खरे और उनकी पत्नी से जुड़े सभी दस्तावेज मांगे हैं और लोकायुक्त ने 15 नवंबर 2019 को इस पर एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने पत्र में पूछा है और केस में वर्तमान और चालान डायरी कोर्ट में पेश की गई हो तो इस बारे में भी जानकारी मांगी है। उसकी क्या कुछ स्थिति है, ये भी इस पत्र के जरिए पूछा गया है। एक बार फिर से सहयोगी मनोज का हम रुख करेंगे। मनोज, क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझेंगे। आज बिल्कुल जो आबकारी के अधिकारी हैं आलोक खरे, लोकायुक्त ने इन पर 2019 में एफआईआर दर्ज की थी। पूरा मामला जो था वो आय से अधिक संपत्ति का था। करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ था। जेवरात से लेके तमाम दस्तावेजों को जब्त करने का काम लोकायुक्त की टीम ने किया था। इसके बाद इस पूरे मामले में जांच लगातार लोकायुक्त की टीम कर रही थी और तमाम आरोप जो है वो आलोक खरे पे लगे थे। लेकिन
इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश की जांच एजेंसी लोकायुक्त तो कार्रवाई कर ही रही थी। एफआईआर से लेकर गिरफ्तारी और तमाम जो कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर की जाती है वो लोकायुक्त की टीम ने की, सर्चिंग की, तमाम दस्तावेजों को जब्त किया। लेकिन कहीं ना कहीं ईडी की नज़र भी इस पूरे मामले पे थी और ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत इस पूरे मामले की अपने स्तर पर जांच कर रहा था। अब इस जांच को आगे बढ़ाते हुए ईडी ने लोकायुक्त डीजी कैलाश मगवाना को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में जो है तमाम जानकारी जो है खरे से जुड़ी मांगी गई है, उनके परिवार से जुड़ी मांगी गई है, क्योंकि कई तरीके के मनी लॉन्ड्रिंग के इनपुट जो है वो ईडी को मिले। तो ऐसे में अब मध्य प्रदेश की जांच एजेंसी नहीं बल्कि केंद्र की जांच एजेंसी के जरिए इस पूरे मामले की जांच का दायरा जो है इस समय बढ़ गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि प्रदेश के 68 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। प्रदेश भर में 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट करने की अपील की है। देवभूमि के मतदाता नया रिकॉर्ड बनाए, प्रधानमंत्री की तरफ से लिखा गया है। हिमाचल प्रदेश में एक चरण में ही चुनाव हो रहा है और उसको लेकर लगातार जानकारी सामने आ रही है कि बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। तो 68 विधानसभा सीटें, एक फेज में ही चुनाव, हिमाचल प्रदेश की जानकारी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट करने की अपील की है। चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी राजेंद्र का हम रुख कर लेते हैं। शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, क्या कुछ स्थिति फिलहाल मतदान के साथ ही प्रधानमंत्री ने भी वोट करने की अपील की है? अवंतिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देवभूमि के मतदाताओं से मतदान की अपील की है और पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 68 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए 412 उम्मीदवार जो है तो कैंडिडेट जो है तो वो चुनावी मैदान में हैं और इनके भाग्य का फैसला 55 लाख से अधिक मतदाता, करीब 56 लाख मतदाता हिमाचल प्रदेश में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और जो बड़ी बात है वो ये है कि इस बार 1,90,000 युवा मतदाता हिमाचल प्रदेश में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे में जो जीत और हार का निर्णय है वो बड़ी संख्या में युवा मतदाताओं और इसके अलावा महिला जो कि आबादी की लगभग 50% हिमाचल प्रदेश में है वो फैसला करेगी। और लेकिन इस बार 24 महिला उम्मीदवार भी जो है तो वो चुनावी मैदान में है, अपनी किस्मत भाग्य का वो आजमा रही हैं। अगर पूरे प्रदेश की बात करें, मौसम की यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, लेकिन आज मौसम साफ है और जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जो है तो वो मतदान शुरू हो चुका है। हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, सुबह ठंड होती है, तो ऐसे में जो सुबह मतदान केंद्रों के बाहर की कतारें हैं वो थोड़ी कम दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता जाएगा वैसे ही हिमाचल प्रदेश में जो है तो वो मतदान का प्रतिशत बढ़ता जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से अवंतिका अगर हम बात करें तो लगभग 34,000 जो पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको हिमाचल प्रदेश में तैनाती गई हैं। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ से भी पुलिसकर्मी, सुरक्षा बल जो है तो वो हिमाचल प्रदेश में बुलाए गए हैं। वहीं अगर अलग अलग राजनीतिक दलों की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी ने भी 68 में से 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय किए हैं, उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय दल भी हैं जिनके उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जी अवंतिका, बिल्कुल, यानी कि मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। शुक्रिया आपका राजेंद्र इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब भोपाल से बड़ी खबर है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर यहां पर। खराब सड़कों को लेकर पड़ताल वाली रिपोर्ट न्यूज 18 लगातार दिखा रहा था और उसका असर देखिए। मध्य प्रदेश में 8,500 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण होगा। लोक निर्माण विभाग ने सड़क संधारण यानी कि सड़क को सुधारने का काम युद्ध स्तर पर कराने की नई योजना तैयार करा दी है और 1,600 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय उसके लिए किए जाएंगे। वर्तमान में भोपाल सहित सभी जिलों में सड़कों की स्थिति बेहद ही खराब है। अतिवर्षा के कारण राजमार्ग, मुख्य जिला मार्ग और अन्य मार्ग भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। भोपाल में 1500 किलोमीटर की सड़कें खराब हैं, जिनको सुधारने का काम अब युद्ध स्तर पर चलेगा।
और भोपाल से अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश का 3000 करोड़ का फाइन माफ किया जा रहा है। नदियों में नालियों का पानी छोड़ने पर फाइन लगाया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फाइन लगाया था और ट्रिब्यूनल ने सरकार को अगले 6 महीने में नदी तालाबों में सीधे मिल रहे सीवेज को रोकने के लिए निर्देश दिए हैं, सार्थक कदम उठाने के लिए कहा है। फाइन माफ करने के फैसले में मुख्य सचिव इकबाल सिंह का भी जिक्र है। मुख्य सचिव ने सीवेज नदी तालाबों मिलने की बात स्वीकार की थी और मध्य प्रदेश में रोजाना पैदा होने वाले सीवेज और ट्रीटमेंट क्षमता में 1500 mld का गैप है, यानी कि इतना अनट्रीटेड सीवेज रोजाना नदी तालाब में मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके समाधान के लिए 9000 करोड़ से ज्यादा की राशि का भी आवंटन कर दिया है। और इधर नर्मदापुरम में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर देशराज मीना की बहादुरी और तत्परता से एक महिला यात्री की जान बच पाई। बुजुर्ग महिला पटरी को क्रॉस कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रही थी और तभी पटरी पर तेज रफ्तार गाड़ी आ गई। गनीमत रही कि महिला को पटरी पार करते हुए असिस्टेंट सब स्टेशन मास्टर ने देख लिया और दौड़ लगाकर 2 यात्रियों की मदद से महिला को प्लेटफॉर्म पर चढ़ाया गया, जिससे महिला की जान बच गई। और दमोह के देहात थाना क्षेत्र के बाइबल कॉलेज में पानी की टंकी के निर्माण कार्य के दौरान मलबा ढहने से 3 मजदूर दब गए। रेस्क्यू के बाद 2 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया, तो वहीं 5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाले गए तीसरे मजदूर को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने मृतक का शव जिला अस्पताल चौराहे के सामने रखकर प्रदर्शन किया है और जमकर हंगामा किया। और चुनाव खत्म होते ही नेता या मंत्री या जनप्रतिनिधि अपने वादे भी भूल जाते हैं, लेकिन बैतूल के सरपंच की कहानी थोड़ी सी अलग है। सरपंच बनते ही उन्होंने सबसे पहले अपने वादे को पूरा किया और लोगों का नजरिया बदलने का काम किया है। कहते हैं हीरो वो नहीं होता जो दुश्मनों से लड़ाई करके दुनिया को बचाए, बल्कि हीरो वो होता है जो किसी की जिंदगी को बदलने में अपनी भूमिका निभाए। ये कहानी भी एक ऐसे ही रियल लाइफ हीरो की है। ये कहानी बैतूल के भैंसदेही ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच हरीश निर्मले की है। हरीश ने चुनाव प्रचार के दौरान एक अनूठा वादा किया था। वादा था सरपंच बनते ही गांव में जन्म लेने वाली हर बेटी के भविष्य को सुधारने का और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देने का। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपने इस वादे को हकीकत में बदला है। सरपंच हरीश सीएम शिवराज को अपना आदर्श मानते हैं। ये पहल भी उन्होंने लाडली लक्ष्मी जैसी योजना देखकर की है। वादे के मुताबिक गांव की हर बेटी के जन्म पर उसके नाम से 5000 रुपए की एक एफडी कराई जाती है, जिसमें से आधी राशि यानी 2500 रुपए पंचायत देती है और 2500 रुपए बेटी के माता पिता। साथ ही हर बेटी का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया जाता है। इसके पीछे मकसद यह है कि लोगों का बेटियों के प्रति नजरिया बदले। इसका पहले हमने चुनाव में जो हमने एक रूपरेखा बनाई थी, इसमें हमने पहला वादा यही किया था कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितनी भी बेटियां होगी उनके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए बेटियों के लिए जन्म से ही हम एफडी का एक प्रायोजन करेंगे। तो हमने अभी तक जो 7 बेटियां हुई उनके सभी का हमने एफडी का प्रोसेस करवा दिया है। सरपंच बनने के बाद अब तक हरीश 7 बेटियों के नाम पर एफडी करवा चुके हैं। इससे न केवल लोगों की सोच बदली है, बल्कि बेटियों के परिजन भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। रहेगी पंचायतों की सोचा तो नहीं था, लेकिन अब सब कुछ हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब बेटी के भविष्य को लेकर क्या चिंता है? कोई चिंता नहीं है, मतलब सब कुछ पहले से ही हो रहा है तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं। अब लगता है कि पंचायत ख्याल रखेगी? हाँ, बिल्कुल लग रहा है कि पूरा ख्याल रखे सभी बेटियों को। गांव में हर बेटी के जन्म पर सरपंच हरीश सारे पंचों और गांव के प्रतिष्ठित लोगों के साथ ढोल नगाड़े लेकर जाते हैं और बेटी के माता पिता को एफडी की राशि का चेक देते हैं। हरीश की ये पहल एक सबूत है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि ठान ले कि उसे गांव और समाज में परिवर्तन लाना है तो उसे अपने वादों को हकीकत में बदलना होगा। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18 बैतूल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।